Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with C. Harshita. This is part number 2 of chapter number 2, that is, it refers to external forces that are part of the larger society and so are beyond the control of the firm's management. Firm of जो मैनेजमेंट है फर्म की उसके कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं. और दूसरा, ये बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, ये बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. ठीक है. दीज फोर्सेज डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द फर्म. इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द फर्म को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, बट मेक एन इफेक्ट ऑन फर्म्स एबिलिटी टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट इफेक्टिवली. बट फर्म की एबिलिटी जो है मार्केट करने की अपने प्रोडक्ट्स को, उसको इम्पैक्ट करते हैं. इन फैक्टर्स को पढ़ने के बाद फर्म जो है अपने आप को रेडी कर सकती है उन चेंजेस के लिए जो इन्वायरमेंट में आने वाले हैं, उनके साथ कॉप अप कर पाए. राइट. मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है? डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, नेचुरल और फिजिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेस. कितने हैं ये? 6. डेमोग्राफिक्स, पॉलिटिको, लीगल, इकोनॉमिक, नेचुरल और फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर. सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफिक फोर्सेस क्या होता है. कभी हमें बिजनेस भी स्टार्ट करना हो ना अपना, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं. राइट. कि हमें देखो, अगर हमें स्टेशनरी की शॉप खोलनी है तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ ट्यूशन सेंटर ज़्यादा हो वहाँ ओपन कर लें, या फिर जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 स्टेशनरी की शॉप्स हो वहाँ ओपन करें, या स्कूल के बाहर करें, जहाँ पे हम अपनी टारगेट कस्टमर्स को ज़्यादा रीच कर पाएँ. तो बिजनेस सेटअप करने से पहले भी हमें डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. डेमोग्राफी होता क्या है? यहाँ पे हम स्टडी करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को इन टर्म्स ऑफ, क्या क्या टर्म्स हैं? साइज देख लो, डेंसिटी देख लो, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन. अब आपने देखा होगा कहीं पे जैसे लक्ष्मी नगर है, वहाँ जाओगे ना तो वहाँ सारे सीए के ही इंस्टीट्यूट हैं. अगर आपको इंस्टीट्यूट खोलना है सीए स्टूडेंट्स के लिए तो आप टारगेट करोगे कि आप लक्ष्मी नगर में खोलो. तो वो हो जाएगा कि यू अंडरस्टैंड द मार्केट, द डेमोग्राफी, ह्यूमन पॉपुलेशन. यहाँ पे हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना है. लोकेशन देखी हमने, साइज देखेंगे, हम डेंसिटी देखेंगे, एज देखेंगे. अगर देखो हमारा टारगेट है हम बच्चों को टारगेट करें तो हम कैसे प्रोडक्ट्स बेचेंगे? अगर हम टारगेट कर रहे हैं बच्चे, मोर ऑफ चिल्ड्रन, तो हम बेचेंगे टॉयज, बेबी फूड, चिल्ड्रन एसेसरीज एंड डायपर्स. ये हो जाएगा हमारा. अगर हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? चिल्ड्रन है. अगर हमारा टारगेट कस्टमर है एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग, तो हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? मेडिसिन बना सकते हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स और वॉकिंग स्टिक्स बना सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक फोर्सेस. डेमोग्राफिक फोर्सेस क्या है? स्टडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या था? साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन. राइट. यहाँ पे हमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसके चेंजिंग हैबिट्स, टेस्ट और लाइफस्टाइल्स को भी समझना है. अगर हम ये समझ लेते हैं तो मार्केटर को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि वो आगे उसे कैसे काम करना है. राइट. उसके बाद आ जाता है, सो डेमोग्राफी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू स्टडी फॉर मार्केटर एज इट हेल्प्स टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मार्केट सेगमेंट्स एंड टारगेट सेगमेंट्स. क्यों पढ़ना है हमें डेमोग्राफी? क्योंकि ये मार्केट सेगमेंटेशन में हेल्प करता है. क्या क्या याद करोगे इसमें आप? पहली चीज़ आपको याद करनी है कि डेमोग्राफी है क्या है? स्टडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ रेस, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, एज, जेंडर और साइज, डेंसिटी, ये सब के अकॉर्डिंग. फिर आप इसमें लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखेंगे. अगर चिल्ड्रन है ज़्यादा पॉपुलेशन में तो हम क्या क्या बेच सकते हैं? अगर हमारी पॉपुलेशन में एल्डरली पीपल है तो हम क्या क्या बेच सकते हैं? फिर इसमें हमें डेमोग्राफिक फोर्सेस में हमें क्या क्या और चीज़ें पढ़नी है? चेंजिंग हैबिट्स, टेस्ट एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल. ठीक है. इससे क्या होगा? एक डायरेक्शन मिल जाती है मार्केटर को, और दूसरा मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है. ठीक है. याद हो गया? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस. जो हमारी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? लॉज आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाते हैं, लीगल गवर्नमेंट एजेंसीज आ सकती हैं. ठीक है. क्या क्या आता है? सारे के सारे लॉज आ जाएंगे हमारे, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाएंगे, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं लिमिट करते हैं कि आप इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते. अगर आपको सिगरेट्स बेचनी है तो आपको उसके ऊपर डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, दैट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. आप नोटिस करिए, अगर आपका कोई भी एडिबल प्रोडक्ट है, कुछ भी खाने की चीज़ है, तो आपको उस पर फसाई का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? पॉलिटिकल और लीगल फोर्सेज हैं. ठीक है.
ये क्या लगाते हैं, रूल्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कंडक्ट करने पे कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर मान लो आपने कोई सिगरेट का बिजनेस किया और उसमें आपने डिस्क्लेमर नहीं डाला तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस को, इसलिए हमें उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मार्केटर्स टू बी अवेयर ऑफ सच प्रोविजंस, इंसेंटिव्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बिजनेस डिसीजन पे, कि हमें वो बिजनेस करना भी है या नहीं करना, ये भी हम सोच लेते हैं। पहले लॉज को देखना बहुत ज़रूरी है ये डिसाइड करने से पहले भी। The viability of a business depends upon firm's ability to meet the challenges arising out of political legal environment. Political legal environment में जो changes आ रहे हैं उसको फेस करने की एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट में, क्या क्या आ जाता है? ठीक है, सब कुछ आ जाता है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये देखो हमारा जो संविधान है, कब आया था संविधान बताओ? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना हम, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस दिन आया था। ठीक है, उसमें ना हर एक सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट होता है और उसकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट है हमारी। तो उनके बीच में पावर्स डिवाइड की गई हैं। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट में क्या पढ़ोगे यार, यही पढ़ोगे ना कि पॉलिटिक्स में दो पार्टीज होती हैं, या तो सेंट्रल या स्टेट। तो सेंट्रल पार्टी के पास कितना राइट है, स्टेट के पास कितना राइट है, कितनी पावर्स हैं, एक आम आदमी की कितने राइट्स हैं, ये आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन है? गवर्नमेंट और एलीड एजेंसी, गवर्नमेंट और उनकी दोस्त एजेंसीज, एलीड होता है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कितना है, एक्सटेंट देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे। फिर हम देख लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। स्मॉल स्केल, आपने देखा होगा कि सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती रहती हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, अगर जैसे आपको वो करनी है, अल्कोहल बेचनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मोनोपोलीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपकी क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये सारी आपको देखनी पड़ती है। प्राइसिंग से रिलेटेड हो गया, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये सारी आपको देखनी पड़ेगी इस लेवल पे। किस लेवल पे? पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस के टाइम। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। एज लॉ एंड रेगुलेशंस चेंज ऑफन, जो लॉ और रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए। जब चेंजेस आते हैं तो हमें मॉनिटर करना पड़ता है, और ये कब करते हैं हम? जब हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो हम वहाँ पर मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस को भी कंसिडर करते हैं। पहले हमने पढ़ा डेमोग्राफिक, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। जैसे आपने बीच में सुना होगा कि मैगी बैन हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि लोगों को लग रहा था दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, उसमें कुछ ऐसा कोई कॉम्पोनेंट है, जो इंग्रेडिएंट है जो कि हेल्थ के लिए बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ को डिटोरियसाइज करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैगी बंद हो गई थी, बहुत टाइम तक मैगी नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई थी? क्योंकि वो लीगली और पॉलिटिकली उसको बंद किया गया। उसके बाद है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें भी ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम ये स्मोकिंग कर तो रहे हो, बट इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये भी लीगली ज़रूरी है, ये लिखना पड़ेगा। लॉज इफेक्ट प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्राइस, प्रमोशन। आपने सुना होगा कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना वो, कि एक फ्लोर प्राइस होता है जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है कि भाई इससे ज़्यादा तुम नहीं बेच सकते या इससे कम में तुम नहीं बेच सकते। तो वो क्या है कि उससे हमारा प्राइस और प्रमोशन पे भी इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे भी इम्पैक्ट आता है। उसके बाद है हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंटरवेंशन इन द मार्केटिंग प्रोसेस हैज ऑलमोस्ट बिकम कॉमन इन एवरी नेशन। ये हर नेशन पे होता है कि भाई पॉलिटिकली इम्पैक्ट किया जा रहा है, बिजनेसेस पे घुसा जा रहा है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर नेशन में हो रही है, पॉलिटिकली लीगली बिजनेस में घुसा जा रहा है, अफेक्ट किया जा रहा है, राइट। द मार्केटिंग मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेज फॉर अकम्प्लिशिंग देयर टास्क। देखो, एक जीएसटी आया, आपको पता है जीएसटी के बारे में कि हर चीज़ पे जीएसटी कटता है, तो आपको वो समझना है कि आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना है या नहीं कराना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको पॉलिटिकली और लीगली
जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा और उनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। जहाँ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ रिस्ट्रिक्शन को रिस्पेक्ट कीजिए, जो रूल्स बनाए गए हैं रूल्स को रिस्पेक्ट कीजिए। वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस स्मूथली, इफेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले आपको याद रखना है कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट में। फिर पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है क्या, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा, लॉज, एजेंसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा ओपन चेंज होता है, तो हमारे को इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइस और प्रमोशन पे भी इम्पैक्ट आता है। दूसरा ये चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये हर नेशन में हो रहा है, हर नेशन में हो रहा है, आपको मार्केटर को ध्यान देने की ज़रूरत है ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू मनी, पैसा पैसा, राइट। अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आप देखो जब भी आपके फोर्सेज आ जाए, पूछ ले वो टाइप्स ऑफ फोर्सेज बताओ इन मैक्रो एनवायरनमेंट, तो आपको फर्स्ट लाइन तो ये लिखनी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट इज दिस, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा हुआ है इसमें क्या, जो मार्केटिंग मैनेजर है हर दिन उसको इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना है, कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा, कैसे वो चेंज कर रहा है और हमें प्लान्स को कैसे चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स तो आप जो अपने इकोनॉमिक की बुक में पढ़ते हो ना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, घुसाना जो याद आए। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो पता ही है आपको क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, राइट। उसके बाद है इकोनॉमिक न्यूज़। देखो जो इकोनॉमिक न्यूज़ आती है ना, उससे या तो नर्वसनेस आ जाएगी या फिर ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगी जो इकोनॉमिक न्यूज़ आती है ना, उससे दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑप्टिमिज्म आता है या फिर नर्वसनेस आता है। ऑप्टिमिज्म में क्या आता है, या तो मान लो इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ रेट हो गया, डिमांड बढ़ गई, लाइक इंटरेस्ट रेट कम कर दिया उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दिया, तो ये अच्छी न्यूज़ है। इकोनॉमिक न्यूज़ क्या होंगी, दो टाइप की होंगी, या तो नर्वसनेस क्रिएट करेगी या ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगी। ऑप्टिमिज्म मतलब अच्छी न्यूज़ और नर्वसनेस मीन्स नेगेटिव न्यूज़। अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है, डिमांड बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया, ये हो जाती है अच्छी न्यूज़। उसके बाद आ जाती है नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ क्या करती हैं, कॉज नर्वसनेस। इसमें क्या होता है, रिसेशन आ गया, उसके बाद प्राइस बढ़ गए, टैक्सेशन का इंक्रीज हो गया, डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, ठीक है, डिमांड कम हो गई, ये हो जाती है नेगेटिव न्यूज़। इकोनॉमिक न्यूज़ से या तो हमारा ऑप्टिमिज्म होगा या फिर नर्वसनेस होगा। ऑप्टिमिज्म जब अच्छी न्यूज़ आई है और जब नेगेटिव न्यूज़ आई है तो नर्वसनेस, नेगेटिव न्यूज़ नर्वसनेस। ठीक है, नेचुरली बिजनेस थ्राइव्स व्हेन इकोनॉमी इज, बिजनेस बेकार हो जाता है, उस बेकार टाइम आ जाता है बिजनेस का कब, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्राइस स्टेबल है और पीपल के पास एम्प्लॉयमेंट है एज वेल एज हाई परचेसिंग पावर क्रिएटिंग डिमांड। ठीक है, बिजनेस कहीं ना कहीं मंदा आ जाता है, थ्राइव करता है बिजनेस जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, प्राइस स्टेबल हो गए हैं, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं है, तो इकोनॉमी मस्ट गो ऑन, हमेशा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए जिससे बिजनेस भी स्टेबल रहे। बिजनेस को स्टेबल रहना है तो इकोनॉमिक को हिलना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स इज ईजियर व्हेन कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय। जब कस्टमर खरीदना चाहता है प्रोडक्ट को, मार्केटिंग करना तब आसान हो जाता है। और मार्केटिंग करना कब आसान होगा, जब कस्टमर की जेब में पैसे होंगे। व्हेन यू हैव मोर मनी इन योर पॉकेट यू स्पेंड मोर। ठीक है, मार्केटिंग करना और आसान हो जाएगा, तुम्हारे को खरीदने के लिए फोर्स करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, पता है, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, राइट। इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बहुत है तो अच्छा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना मार्केट को थोड़ा बहुत हिलते रहना चाहिए, इकोनॉमी को थोड़ा बहुत हिलते रहना चाहिए, वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ही वाइल्ड राइज हो गया, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए, बहुत अति लेवल पे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे बांग्लादेश में हो गया था कि भाई इतना महंगा पानी मिल रहा है, तो वो भी बेकार है सोसाइटी के लिए। फॉर पर्टिकुलरली इम्पैक्ट करेगा मिडिल और पुअर क्लास पीपल को। द कंज्यूमर वुड स्पेंड लेस ऑन लग्जरी एंड वुड कंसंट्रेट ऑन बेसिक नेसेसिटी। जब इतनी महंगाई आ जाएगी कि जैसे बांग्लादेश में आ गई थी, तो लोग पहले रोटी खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, पानी खरीदेंगे, राइट, ना कि जाके महंगी कार खरीदेंगे या आईफोन खरीदेंगे। तो दैट्स व्हाट हैपन व्हेन इन्फ्लेशन कम्स। जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो लोग नेसेसिटीज को पहले फुलफिल करते हैं, ना कि महंगी चीज़ें खरीदते हैं। To check price rise, interest rate are pushed upwards, which affect expansion plan of the organization। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना है, इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। क्या क्या टैक्स रेट हो गया, एक्सचेंज क्या क्या हो गया हमारा, टैक्स रेट,
एक्सचेंज रेट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, मतलब जो भी इकोनॉमिकली न्यूज़ आ रही है वो हमारे को सारी देखते रहना चाहिए, क्योंकि इसका बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। अब आप इसमें लिख के क्या होगे, इतना सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इकोनॉमिक फोर्सेस सबसे पहले तो दो टाइप के होते हैं, क्या क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक न्यूज़ आती है या तो उससे क्या होगा, ऑप्टिमिज्म होगा या फिर नर्वसनेस होगा। पहली चीज़ ये लिख के आनी है, और आपको ये लिखना है कि इकोनॉमिक फैक्टर से क्या होता है, प्लान्स भी हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज आ जाता है। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत हो तो वो बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा है तो बेकार है। ठीक है, उसके बाद लिखना है हमें कि इन सब से बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है, तो हमें इसको कंटिन्यूसली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेचुरल एंड फिजिकल फोर्सेस। इसमें आ जाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कंपनी को चाहिए ही चाहिए, और ये हमारी कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं, इनपुट्स। मान लो पानी नहीं मिल रहा और आग चाहिए तो आग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसका कंसर्न बता दिया इन्होंने। नेचुरल फिजिकल फोर्सेस में सबसे पहला कंसर्न है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बन रहा है। तो ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल कम हो गया और दूसरा हम पोल्यूशन कर रहे हैं। नेचुरल और फिजिकल फोर्सेस में दो कंसर्न है, एक है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन कौन कौन सा हो सकता है, एयर, वाटर, लैंड और नॉइस, राइट। रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट हमारा उतना रॉ मटेरियल है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। स्कार्स रिसोर्सेज, ये आपने पढ़ा था शायद इकोनॉमिक्स में भी, कि हमारी जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो वो वाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको नेचुरल और फिजिकल फोर्सेज में लिखनी है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज है। ठीक है, पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से ह्यूज सोशल कॉस्ट आ जाती है, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है उसकी वजह से। द इकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट असेस सोशल कॉस्ट विच नेगेटिवली अफेक्ट कंपनीज रेपुटेशन इफ दे आर नॉन फॉर डैमेजिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो एक्सेस में पॉल्यूशन कर रही है तो उस कंपनी की इमेज कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी कि ये कंपनी तो बहुत पॉल्यूशन करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अ मार्केटर ऑल्सो हैज टू कैलकुलेट सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी, सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। कहीं ना कहीं जो हम सोसाइटी को फायदे दे रहे हैं और सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको बोला जाता है सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोशल बेनिफिट जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं और सोशल कॉस्ट माइनस कर दो उसमें से, जो सोसाइटी को हम नुकसान कर रहे हैं उसे बोला जाता है सोशल कॉस्ट, जो फायदा कर रहे हैं सोशल बेनिफिट, उसका डिफरेंस निकालो तो हमारी क्या आ जाएगी, सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद है इट हैज़ टू कंसिडर द फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर सच एज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट वेल्थ, possibility of artificial rain, the exploitation of sea products like fish, health hazard due to the pollution etc. जब हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना बिजनेस की, तो हमें 4-5 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अपने रेन, आर्टिफिशियल रेन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, सी प्रोडक्ट का एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं, इससे हेल्थ हज़ार्ड क्या होगा, पोल्यूशन की वजह से लोगों की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CSR। इसका मीनिंग होता है हर बिजनेस को कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लास्ट ईयर्स उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है सोसाइटी की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इतना अमाउंट तो आपको कुछ इको फ्रेंडली चीज़ें करनी है इस पैसे की। ठीक है, to maintain ecological balance, the marketing manager are expected to control the environmental consequences of the product adopting green production. आपने सुना होगा ग्रीन प्रोडक्शन करो, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करो। आजकल तो पैकिंग भी आपने देखा होगा कि ऐसी पैकिंग आने लग गई है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन को बहुत अवॉइड किया जा रहा है, बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी पॉलीथीन्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्यों किया जा रहा है कि उसका इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है कुछ ना कुछ। अगर कोई चीज़ खत्म ही नहीं हो रही, उसको 1-1 हज़ार साल लग जा रहा है, पॉलीथीन वैसी की वैसी ही रहती है, वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो उसको अवॉइड किया जा रहा है क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और हमें क्या करना है, फॉलो द इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया वाइल डिसाइडिंग ऑन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं, डिज़ाइन कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, और रिस्पॉन्ड टू द इशूज़ बाय द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंज्यूमरिस्ट। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, तो उनको भी अगर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़े तो आपको इसलिए भी थोड़ा नेचुरल फोर्सेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसमें से क्या क्या याद करोगे, सबसे पहले तो आपको इसमें याद करना है कि इससे 2 प्रॉब्लम्स, मेन कंसर्न्स क्या है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और एक नेचुरल एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, ये सारे पोल्यूशन की वजह से रॉ मटेरियल कम है, ठीक है, तो कंपनी प्रोडक्ट बना नहीं पाती। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है। पॉल्यूशन से क्या होता है, 2 पढ़े हमने यहाँ पे, क्या क्या पढ़े, 2, एक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल
उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है कि जो रॉ मटेरियल है वो स्कार्सर है, ठीक है, कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रही। दूसरा हमने पढ़ा पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूज सोसाइटल कॉस्ट, ह्यूज सोशल कॉस्ट, जिसकी वजह ह्यूज सोशल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, डिटेरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंटल अराउंड अस। ये दो चीज़ें याद हो गई। इसमें हमेशा हमें कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें उसमें सोशल नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये याद कर लेना। और इसमें आप याद कर लेना ये CSR वाला पॉइंट याद कर लेना, और इसमें याद कर लेना इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ये 3 चीज़ें उसमें हमें करनी होती हैं। क्या क्या, कंट्रोल करो इन्वायरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज जो आपके प्रोडक्ट की वजह से आएंगे, इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को फॉलो करो और रिस्पॉन्ड करो जो भी कंज्यूमरिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके इश्यूज़ को, राइट। कंट्रोल करो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज को, कैसे कर सकते हो, ग्रीन प्रोडक्शन कर लो और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग कर लो। इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को फॉलो करो, अपने इंग्रेडिएंट डिज़ाइन और पैकेजिंग पे ध्यान दो, और इन्वायरमेंटल और कंज्यूमरिस्ट को जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड कीजिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल, फास्टेस्ट चेंजिंग सेक्टर है। आपको पता है टेक्नोलॉजी में कितना कितना हाई चेंज आता रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्रो इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है फैक्टर वो यही है, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन कौन सी एरिया में यूज़ होती है बिजनेस के, मैन्युफैक्चरिंग में होती है, माइनिंग में होती है, कंस्ट्रक्शन में होती है, ट्रांसपोर्टेशन में होती है, मटेरियल हैंडलिंग में होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होती है, ठीक है। हर जगह एडवांसमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है, हाई क्वालिटी है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बिजनेस। पहले क्या होता था, सब कुछ हाथ से बनता था, अब मशीनें आ गई, इससे क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अब जैसी एक टी-शर्ट बनी है वैसी ही 100 की 100 टी-शर्ट वो मशीन बना के देगी। बट अगर कोई चीज़ हाथ से हो रही है, कोई मैनुअली हो रही है, तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, राइट, क्वालिटी में अप डाउन हो सकता है। बट जब मशीन से काम होता है उससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है, और जो काम हम एक दिन में एक लेबर करके देता था वो एक मशीन 10 लेबर का काम एक अकेली कर लेती है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, क्वालिटी इंप्रूव हुई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुआ। टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ है, 3 चीज़ें हुई हैं, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बिजनेस। However, introduction to the advanced technology requires higher capital investment. वो मशीन खरीदने के लिए हमें बहुत मोटा पैसा चाहिए होता है स्टार्टिंग में, हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दो उसका कहीं ना कहीं हमारे को फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, बट इन द लॉन्गर व्यू अभी के लिए तो हमें 40,000 की मशीन है तो 40,000 रुपये करेंटली चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, इससे क्या हो रहा है, पहले लेबर्स को काम मिलता था, मशीनों से काम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ठीक है, मशीन रिप्लेस जॉब्स। दैट इज़ वाई लेबर यूनियंस जनरली अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो लेबर के यूनियंस होते हैं ना, जो लेबर्स के ग्रुप्स बने होते हैं, हर कंपनी में लेबर यूनियन होती है, तो वो सारे चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ ना आए, क्योंकि उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। नाउ डेज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे भी बहुत इंपैक्ट आ रहा है। जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया मशीन्स लेनी है, टेक्नोलॉजिकल कोई भी चेंज आ रहा है तो उसके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी मोटा पैसा चाहिए होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मोर। देखो, अगर हम मशीन लेके आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पहले ज़्यादा पैसा लगेगा, बट दूसरा ये है कि हमारा लेबर कॉस्ट सेव होता है, जिस एज देयर विल बी लेस लेबर्स रिक्वायर्ड, कम वर्कर्स चाहिए होते हैं। There is now an increasing trend towards e-commerce because of easier availability of IT throughout the world. आजकल हम वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच सकते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ आर टेक्नोलॉजी। द मार्केटर मस्ट कॉन्स्टेंटली वॉच चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, उस पर ट्रैक रखिए, मॉनिटर करिए, एंड कॉम्पिटिशन एंड वांट्स, कस्टमर वांट्स को समझते रहिए। किसी भी कंट्री में द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस इन द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, ठीक है। थर्डली, एडॉप्शन, कोई भी कंपनी अगर न्यू टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट कर लेती है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाएगा, और उसको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा अपने अदर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा क्योंकि वो पहले ले आया है, राइट, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा इंप्रूव्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें से आप क्या क्या याद रखोगे टेक्नोलॉजी वाले में से, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कौन कौन से एरियाज़ पे इम्पैक्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग,
कंस्ट्रक्टिव, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा ये सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला फैक्टर है, सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला फैक्टर है। उसके बाद दूसरा आप लिखिए कि इसमें जब टेक्नोलॉजी आती है तो उससे 3 फ़ायदे होते हैं। क्या क्या हमारा? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी और लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उससे अगर हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं तो पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा इससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, क्योंकि मशीनें ज़्यादा यूज़ हो रही है और लेबर को कम करते हैं यूज़। ठीक है, लेबर का काम कम हो गया तो लेबर्स को हटा दिया जाता है। उसके अलावा कि मार्केटर को इसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा सोशल कल्चरल फोर्सेस, सोशल कल्चरल फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इंस्टीट्यूशंस, बेसिक वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो लोगों का कल्चर है, जो लोगों की सोसाइटी है, उनके व्यूज, उनके वैल्यूज हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनका इंस्टीट्यूशन है, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें हमें देखना है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी विच इन टर्न्स अफेक्ट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है उसको स्टडी करना है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग पे इम्पैक्ट आता है। अगर बिजनेस फॉलो करती है अनएथिकल प्रैक्टिसेस और सोशल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट क्या करेंगे? उसको इंटरवेन कर देंगे कि भाई इसको सुधार ले, ये गलत कर रहा है तू। ठीक है, हर एक सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको हमेशा ही बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट दैट बिजनेस शुड फॉलो। ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी। इसमें आप क्या याद कर सकते हो? देखो, एक तो ये बेसिक वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ अ कॉमन पीपल, इसमें आ जाएगा वैल्यू सिस्टम। सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम क्या है? भाई इंडिया में ऐसे नहीं चलता, चाहे अमेरिका में चलता हो, इंडिया में ऐसे नहीं चलता, तो वो हमारा हो जाएगा हमारी सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम। वो हमारी सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ और बिजनेस को वो फॉलो करना पड़ेगा। अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, अगर करोगे तो हम आएंगे, इंटरवीन करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, सोशल ग्रुप इंटरवीन करेगी कि तुम इसको सुधार लो, टू डिसिप्लिन इट, राइट। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आ जाएगा सबसे पहले कास्ट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फैमिली का स्ट्रक्चर जॉइंट है या न्यूक्लियर है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स में कितनी औरतें इंक्रीज हो रही हैं, पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। पहले हमारे यहाँ गाँव बहुत ज़्यादा थे, अब हमारा एरिया अर्बन होता जा रहा है, अब लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, चेंजिंग कंजम्पशन हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लोगों को ज़्यादा नॉलेज आ गई है तो उनकी कहीं ना कहीं हैबिट्स, कंजम्पशन हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं। वेस्टर्न मॉडल कल्चर को भी एक्सपोजर मिल गया है। ठीक है, सारे के सारे हमने पढ़ लिए। इसमें आप क्या क्या याद करोगे? पहले तो ये पॉइंट्स याद कर लेना। ठीक है, कि क्या क्या आ जाता है सोशल इकोनॉमिक, सोशल कल्चर फोर्सेस में। दूसरा आप याद कर लीजिए, इसमें वैल्यू सिस्टम और कोड ऑफ कंडक्ट। कहाँ है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट? ये चीज़ें याद कर लीजिए। और दूसरा, अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे, गलत करोगे, अनएथिकल करोगे तो कौन आएगा? इंटरवीन करेगा सोशल ग्रुप एंड गवर्नमेंट। सोशल ग्रुप एंड गवर्नमेंट दोनों के दोनों ही इंटरवीन करते हैं, राइट। चलिए, ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट को पेस्ट भी बोला जाता है। पी से हमारा पॉलिटिकल, ई से हमारा इकोनॉमिकल, एस से हमारा सोशल, टी से हमारा टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, समझ गए? इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल फोर्सेस, नेचुरल एंड लीगल इन्वायरमेंटल स्टडी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। बस पेस्ट में आप ये याद कर लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। मैक्रो इन्वायरमेंट को पेस्ट भी बोला जाता है, बट उसमें 6 फैक्टर्स हैं, हमारे 2 मिसिंग हैं यहाँ पे, नेचुरल और लीगल फोर्सेस। ठीक है, ये हो गए हमारे मैक्रो। चलो, माइक्रो वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन, बाय बाय, टाटा। ओके, बाय, टेक केयर।